हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है लेजर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जा रहे थे वैसे वैसे हम उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते जा रहे थे डेट वाइज। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करे हैं उन सबको पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। और लेजर होता क्या है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंट्स की जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से रिलेटेड रिकॉर्ड करे जाते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। और ये कैसे होता है? तो देखो, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जर्नल के अंदर, चाहे वो कैश अकाउंट है, डेटर्स, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वो सब अकाउंट्स अलग अलग बनाए जाते हैं लेजर के अंदर। और उस अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को उस एक जगह पे इकट्ठा करा जाता है लेजर में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंट्री पास करी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश आया डेटर से तो एंट्री यही पास होगी जर्नल में। अब इस एंट्री को हम लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे? तो देखो, इसके अंदर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक डेटर्स अकाउंट। तो लेजर के अंदर दो अकाउंट्स बनेंगे, कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। और अब आगे जितने भी फ्यूचर में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब हम कैश अकाउंट के अंदर लिखते जाएंगे, और कोई भी डेटर्स के साथ ट्रांजैक्शन होंगे तो वो सब डेटर्स अकाउंट के नीचे लिखते जाएंगे। अब ये हम क्यों बनाते हैं? सीधा जर्नल के अंदर भी तो सारे ट्रांजैक्शंस को हम चेक करते हैं, कर सकते हैं, फिर लेजर बनाने की जरूरत क्या है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, ऑनर जानना चाहता है कि पूरे महीने में उसने कितने कैश में ट्रांजैक्शंस करे हैं, किन किन चीजों के लिए कैश गया है बिजनेस से बाहर, किन किन चीजों के लिए कैश आया है बिजनेस के अंदर, और एंड ऑफ द मंथ कितना कैश उनके पास पड़ा है। तो अगर तो वो जर्नल में देखने जाए तो क्या करेंगे, हर रोज की ट्रांजैक्शंस उनको चेक करनी पड़ेंगी कि कौन सी कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, कब कैश गया, कब कैश आया, और सारे प्लस माइनस करके फिर उनको लास्ट में पता चलेगा कि कितना कैश उनके पास पड़ा है। वहीं अगर वो हम लेजर बनाते हैं तो उनको क्या करना होगा, सीधा लेजर के अंदर जाकर कैश अकाउंट चेक करना होगा, वहां पे उनको कैश से रिलेटेड सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसीलिए लेजर बनाना जरूरी है। ऐसे ही अगर ओनर जानना चाहता है कि डेटर से कितना पैसा हमें लेना है एंड ऑफ द मंथ, ये कैसे पता चलेगा? ये भी सीधा वो लेजर अकाउंट चेक कर लेंगे कि कब कब डेटर्स ने हमसे सामान खरीदा है, कब कब उसने पैसे दिए, और आज हमें उससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे अकाउंट्स अलग अलग क्लासिफाई करे जाते हैं लेजर के अंदर, और उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखा जाता है, ताकि कभी भी अगर हम उस अकाउंट के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो सीधा लेजर अकाउंट हमें खोलना होगा। ऐसे ही पूरे महीने में अगर वो सेल्स जानना चाहता है तो सीधा सेल अकाउंट खोलेगा, परचेजेस जानना चाहता है तो सीधा परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये है लेजर। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहला तो क्लासिफाइज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करता है अलग अलग अकाउंट्स में, हमें उस अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शोज अकाउंट बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस शो करने में हमें ये हेल्प करता है। और बैलेंस क्या होता है? आज फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैश का कितना बैलेंस है बिजनेस के पास, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें जाना होगा लेजर में, उसमें कैश अकाउंट देखेंगे। अब कैश अकाउंट में जितने भी डेबिट्स हैं उनको प्लस करेंगे, फिर जितने भी क्रेडिट्स हुए हैं उनको माइनस करेंगे, और जो भी उस पर्टिकुलर दिन पे बैलेंस बचेगा वही होगा कैश बैलेंस। ऐसे ही अगर हम डेटर्स का बैलेंस जानना चाहते हैं, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है कि आज के दिन हमें कितने पैसे लेने हैं डेटर से, तो ये कैसे पता चलेगा? डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, जितने भी डेबिट्स हैं उनको प्लस करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस होगा उतने पैसे हमें उससे लेने होंगे। इस तरह से हर अकाउंट का बैलेंस का हमें पता चलता है लेजर से। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हम बनाना सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेल्प्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर, ये जानने के लिए कि बिजनेस को पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी एंड ऑफ द ईयर, और ये भी बनाने में लेजर हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट अकाउंट इंफॉर्मेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेजर हमें प्रोवाइड करता है, उसकी पूरी हिस्ट्री वो हमें बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोफार्मा ऑफ लेजर, यानी कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से लेजर हम बनाते हैं। हमने सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा था, वैसे ही लेजर बनता है। अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, इसके अंदर दो साइड्स होती है, डेबिट साइड ये है और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर
डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट होता है, ऐसे ही क्रेडिट साइड के अंदर भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट आता है। डेट के नीचे हम लिखते हैं कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, पर्टिकुलर्स के अंदर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो आता है, जर्नल फोलियो में कौन से पेज नंबर, कौन से जर्नल के पेज नंबर पे ये वाली एंट्री पोस्टेड है, ये यहां पे शो होती है, ये लेजर है। ठीक है, अगर हम लेजर में जाकर ये जानना चाहते हैं कि ये जो एंट्री हमने लेजर के अंदर पोस्ट करी है ये जर्नल में कहां लिखी हुई है, तो ये जर्नल फोलियो हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये पेज नंबर बताएगा कि कौन से पेज पे ये वाली एंट्री पोस्टेड है जर्नल के अंदर, और अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये कैश अकाउंट है, ठीक है, अब कोई भी जर्नल एंट्री के अंदर जब कैश डेबिट होगा तो इसके हम इस तरफ लिखेंगे, और जब जब कैश क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और एंट्री करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे हम, और कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कराया तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू डेटर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एंट्री में हम कर रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे और यहां लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स और अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जर्नल से लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं एंट्रीज को। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा कि जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को गुड्स बेचे 20,000 रुपए के कैश के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं, कैश आएगा बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या हुई है, सेल्स हुई है तो टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस के अंदर आया है इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट, और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स से इनकम होती है इसलिए सेल्स को कर दिया हमने क्रेडिट, इसलिए एंट्री बन गई थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट अप्रैल 1 2023 और डेबिट हुआ 20,000 और 20,000 क्रेडिट हो गया सेल्स अकाउंट में। अब इसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, लेजर में दो अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग होगी, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है तो लेजर के कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हम जाएंगे, डेट लिखेंगे और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के लिए कैश आ रहा है हमारे पास, एंट्री में भी तो यही लिखा हुआ है टू सेल्स, इसीलिए टू सेल्स आ जाएगा पर्टिकुलर्स में और अमाउंट आ जाएगा। अब दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये है सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 20,000 अप्रैल 1 2023। अब लेजर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, दिमाग सारा का सारा जर्नल एंट्री में लगेगा कि जर्नल एंट्री फॉर्म कैसे करनी है। लेजर के अंदर तो सीधा आपको पोस्ट करना है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में जाओ पोस्ट कर दो, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ और वहां पोस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल। एक और चीज, एक से ज्यादा सेम अकाउंट नहीं बनता, यानी कि देखो यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कोई और एंट्री हम पास करते हैं जिसके अंदर कैश अकाउंट दोबारा से डेबिट हो रहा है तो एक और कैश अकाउंट नहीं बनेगा, कैश अकाउंट एक ही बार बनेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती जाएंगी आगे आगे वो सभी उस एक अकाउंट के नीचे हम पोस्ट करते जाएंगे। ऐसे ही ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स तो बहुत बार होंगी, सेल्स अकाउंट बहुत बार क्रेडिट भी होगा, लेकिन हर एंट्री के लिए अलग अलग सेल्स अकाउंट नहीं बनाया जाता। एक ही सेल्स अकाउंट हमने स्टार्टिंग में अगर वो बना लिया तो उसके नीचे हम सारी सेल्स से रिलेटेड एंट्री करते जाएंगे। अकाउंट तभी बनाएंगे जो अकाउंट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तभी नया अकाउंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नया डेटर बना है हमारा जिसने सामान उधार पे खरीदा, अब उस डेटर का अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो उसको उस दिन हम बनाएंगे, जो भी डेटर होगा उसका अकाउंट। अब फ्यूचर में उससे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम उसी अकाउंट के नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा सेम अकाउंट लेजर के अंदर नहीं बनता, एक ही अकाउंट बनता है, उसके अंदर सारी एंट्रीज पोस्ट की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है, जब एक ही एंट्री के अंदर दो अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो और एक अकाउंट डेबिट हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री।
फॉर एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले एंट्री देखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसके अंदर एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये नॉर्मल जनरल एंट्री है। जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए और एक अकाउंट क्रेडिट हो तो उसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 10 अप्रैल 2023 को 15,000 रुपए हमें लेने थे गोपाल एंड कंपनी से, तो उसमें से 14,800 रुपए उसने हमें दे दिए और 200 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश आया बिजनेस के पास, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और अमाउंट कैश का कितना आया 14,800 ये आ गया। अब डिस्काउंट दिया उसको हमने 200 रुपए, डिस्काउंट देना एक्सपेंस है बिजनेस के लिए और एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो डिस्काउंट हमने दिया उसको भी हम डेबिट करेंगे, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया तो 200, ये भी डेबिट हो गया। फिर टू गोपाल एंड कंपनी, गोपाल एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है और ये हमें पैसे दे रहा है, गिवर है, इसलिए इसको हमने कर दिया क्रेडिट 15,000 से। ठीक है, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउंट डेबिट टू गोपाल एंड कंपनी 15,000। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे लेजर के अंदर, सबसे पहले तो कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ये कैश अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में आए और यहाँ पे लिख दिया टू गोपाल एंड कंपनी, कितना कैश आया 14,800, ये तो हो गया कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ये है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसके डेबिट साइड में आए तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू गोपाल एंड कंपनी 200 रुपीज। फिर नेक्स्ट अकाउंट है टू गोपाल एंड कंपनी, गोपाल एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो गोपाल एंड कंपनी अकाउंट में जाएंगे और उसके क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय कैश 14,800 और बाय डिस्काउंट अलाउड 200। इस तरह से हम कंपाउंड जर्नल एंट्री को भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। क्लोजिंग और बैलेंसिंग की जाती है अकाउंट्स की एंड ऑफ द ईयर पे, यानी कि जब भी ईयर एंड होता है, साल खत्म होता है, उस टाइम पे सारे अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। और ये बैलेंस कैसे होता है, तो क्या होता है कि सारे डेबिट्स और क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं और जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आया वही होगा उसका बैलेंस। अगर किसी की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, और किसी अकाउंट का अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। अब इस बैलेंस को हम लिखते कैसे हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है और जो बैलेंस होता है उसकी ऑपोजिट साइड में इसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, किसी की क्रेडिट साइड का टोटल तो है 50,000 और डेबिट साइड का टोटल है 25,000, तो अब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस है 25,000 ज्यादा है क्रेडिट साइड में, तो ये 25,000 क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन इसे हम लिखेंगे कहां पे, डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे, ताकि दोनों साइड का जब हम टोटल करें क्रेडिट और डेबिट वो इक्वल आए। तो एंड ऑफ द ईयर हम सभी अकाउंट्स का टोटल जो होता है उसको इक्वल करते हैं। तो अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जबकि बैलेंस वो होगा क्रेडिट साइड का, लेकिन लिखा जाएगा डेबिट साइड में। तो समझ आया आपको, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, और डेबिट बैलेंस तब होगा जब डेबिट का टोटल ज्यादा होगा। और बैलेंस क्या होगा, जितना अमाउंट ज्यादा होगा वही होता है उस साइड का बैलेंस, और इस बैलेंस को लिखा जाता है ऑपोजिट साइड में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके आगे क्या लिखेंगे, तो इसके आगे हम लिखते हैं, अगर तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि इस बैलेंस को हम आगे लेकर जा रहे हैं। और अगर इसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 2 बाय तो आपको पता ही है कि डेबिट साइड में हम सारी एंट्रीज के, सारे अकाउंट्स के आगे 2 लगाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी अकाउंट्स के आगे बाय लिखते हैं। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे लिखना होगा हमें डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में लिखा जाएगा ये टू बैलेंस कैरीड डाउन। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे हमें लिखना होगा क्रेडिट साइड में, और वहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस किए जाएंगे अकाउंट्स। अब ये बैलेंस हो गया एंड ऑफ द ईयर। अब नए ईयर की शुरुआत में उस बैलेंस को हमें अगले साल लेकर आना होगा। ठीक है, तो जो बैलेंस होगा उसी साइड पे वो लिखा जाएगा। अब एंड ऑफ द ईयर पे हम क्या कर रहे थे, जिस साइड का बैलेंस था उससे उल्टा हम लिख रहे थे। अब नए साल पे साल की जब शुरुआत होगी तब हम जिस साइड का बैलेंस होगा उसी साइड लिखेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा था तो हमने डेबिट साइड में लिखा था। अब इस बैलेंस को जब हम नए साल में लेके जाएंगे तो उसे क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब एंड ऑफ द ईयर बैलेंस को हमें आगे भेजना होता है तब हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि इसको नीचे लेकर जा रहे हैं। और जब अगले साल नए साल की शुरुआत में हम बैलेंस को लेकर आएंगे तब लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो समझ आया आपको एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है? अब देखो, हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और इन तीनों अकाउंट्स को बैलेंस करने का तरीका भी अलग अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं पर्सन से। अब जब भी किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, इसका मतलब इतने पैसे हमें उस पर्सन से लेने हैं। और अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब इतने पैसे हमें उसे देने हैं। ठीक है। अब जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, और इसको लिखेंगे किस तरफ? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और जब नया साल शुरुआत होगा तो इस बैलेंस को आगे लाने के लिए हम इसको जिस तरफ का बैलेंस होता है उसी साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। एंड ऑफ द ईयर तो क्या होता है? जिस साइड का बैलेंस होता है उससे ऑपोजिट साइड में हम उसको लिखते हैं। और जब साल की शुरुआत होती है तो जिस साइड का बैलेंस होता है उसी साइड पे हम उस बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल आया तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। एंड ऑफ द ईयर तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और साल की शुरुआत में इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में ही, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो ये तो था पर्सनल अकाउंट का रूल। इसका एग्जांपल देखते हैं। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब ये वाली चीज इसमें कुछ भी नहीं लिखी हुई, ना ये टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ, ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को हमने पूरे साल में रिकॉर्ड किया है, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, कैश आया है, कैश बिजनेस में लेकर आया है वो 2 लाख रुपए का। तो ये क्रेडिट साइड में हमें लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट के। तो अब एंड ऑफ द ईयर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का सिर्फ टोटल हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपए, डेबिट साइड में तो हमें कुछ दिया ही नहीं हो, तो डेबिट साइड का कुछ टोटल भी नहीं होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए। अब एंड ऑफ द ईयर ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको हम कहां लिखेंगे? इसकी ऑपोजिट साइड में, यानी कि इसके डेबिट साइड में। तो अप्रैल 30 को ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि ये बैलेंस हम नीचे लेकर जा रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है। यहां तो ईयर एंड हो गया। अब नया साल शुरू हुआ 1 मई से, तो यहां पे May 1 बैलेंस किस साइड का था? क्रेडिट बैलेंस। तो ये अब नए साल की शुरुआत पे क्रेडिट साइड पे ही आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। अब इसके भी हमें क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, और क्रेडिट में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, डेबिट में भी कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल किया 25,000 आया, डेबिट साइड का टोटल किया 25,000 आया। तो ये अपने आप ही बैलेंस्ड है। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ बैलेंस आ ही नहीं रहा, ना अगले साल कुछ जाएगा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर इसका क्रेडिट साइड का टोटल फॉर एग्जांपल 50,000 होता मान लो, तो अब क्या होता? डेबिट साइड का टोटल तो है 25,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, यानी कि 25,000 रुपए ज्यादा है। तो 25,000 रुपए आ रहा है इसका क्रेडिट बैलेंस। तो एंड ऑफ द ईयर इसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000। अब जब साल की शुरुआत होगी, अगले साल इस बैलेंस को लेके जाएंगे, तो इसको जिस साइड का बैलेंस होगा उसी साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो समझ आया आपको कि पर्सनल अकाउंट में हम अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स की क्लोजिंग। ठीक है। रियल अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है उनको कैसे बैलेंस करते हैं, आइए देखते हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है? कैश आता है, और जितने भी असेट्स होते हैं वो सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है। और ज्यादातर इनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। असेट्स और सबका डेबिट बैलेंस ही होता है, तो ज्यादातर इनका बैलेंस हमेशा हमें डेबिट ही देखने को मिलेगा। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई असेट का, कोई भी असेट का मान लो आप अकाउंट हमें दिया गया है। ठीक है। अब हमने जब असेट को खरीदा तब का उसका सिर्फ एक ही एंट्री पास करी है, टू कैश अकाउंट 10,000। इस साइड ये आप मान लो कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ अभी तक, ये सिर्फ एक ही
ट्रांजैक्शन यहाँ पे दी गई है 2 कैश अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 10,000, क्रेडिट साइड में कुछ था नहीं तो टोटल कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डेबिट बैलेंस है 10,000 का। अब एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000 तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। और अगले साल की शुरुआत में, ये तो यहां तक तो ईयर एंड हो गया, ठीक है। अब मई 1 को जब नया साल शुरू हुआ तो ये बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, इसको डेबिट साइड में ही लेकर आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल भी सिमिलर ही है पर्सनल अकाउंट से। जिस तरह से पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस करते थे वैसे ही हम रियल अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स को कैसे क्लोज करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, रियल और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, और उनका बैलेंस अगले साल लेकर जा रहे थे। लेकिन नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या चीजें आती है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। ये सब क्या है, ये बिजनेस का खर्चा और इनकम है। ये बैलेंस ना होकर इनको हम एंड ऑफ द ईयर भेजते हैं ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, जो कि हम एंड ऑफ द ईयर बनाना सीखेंगे बाद में, ठीक है। वहां क्यों भेजेंगे, तो देखो रियल अकाउंट में क्या था, असेट्स था, उससे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता कितना असेट हमने खरीदा है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, अगले साल इसका बैलेंस हम अगले साल में इसका बैलेंस ले जाते हैं। ऐसे ही पर्सनल अकाउंट, किससे हमें पैसे लेने हैं, किसको हमें देने हैं, इसका भी प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनको भी हम बैलेंस करते हैं और उनका बैलेंस अगले साल लेकर जाते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स, जो सेल्स हुई है, जो परचेजेस हमने किए, जितने खर्चे हमारे हुए हैं, जो भी फायदे हमें हुए हैं, वो सब लिखते हैं और इनसे ही हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट्स कभी भी बैलेंस नहीं होते, इनके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे हमें पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, ठीक है। तो समझ आया आपको कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट्स को हम कैसे क्लोज करते हैं एंड ऑफ द ईयर। रियल और पर्सनल अकाउंट का कुछ भी लेना देना नहीं होता प्रॉफिट और लॉस से, इसलिए उनका बैलेंस हम अगले साल लेकर जाते हैं, ठीक है। वहीं नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता, इसका जो बैलेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि पूरे साल का क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को क्यों लेकर जाते हैं, रियल और पर्सनल को क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही डायरेक्टली रिलेटेड है प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही हम सारे एक्सपेंसेस या जो भी इनकम्स और गेन्स हुए हैं वो सब लिखते हैं, जो भी परचेजेस होती है, जो भी सेल्स होती है, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखी जाती है और इसी से हमें प्रॉफिट का पता चलता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होता। वहीं जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। रियल अकाउंट तो सारा का सारा है ही असेट से रिलेटेड, असेट का खरीदना, असेट का बेचना, इसका क्या, इससे प्रॉफिट और लॉस का क्या लेना देना, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है, हमारी सेल्स से, हमारी परचेजेस से, ठीक है। तो असेट का भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही पर्सनल अकाउंट का भी कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल अकाउंट से तो हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट हमें किसको देना है। तो ये थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्लोजिंग के। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।